बच्चों प्लीज बातें सातें नहीं करेंगे। यू नो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये को पहली दफा नहीं पढ़ाई जा रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप तीसरी दफा पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओ लेवल में भी पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे लगता है एएस में भी पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और A2 में भी पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मुझे कुछ डिफाइन करेगा कैसे पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एनीवन भाई? किसके केमिकल रिएक्शंस? ग्रुप 1 से 7 तक और उसके बीच में जो रिएक्शंस हैं और डिस्प्लेसमेंट है वो पढ़ते हैं। फिर ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं और इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? उधर कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब वहां नाइट्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हो सकते, हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हो सकते, मतलब ऑक्सीजन हो ही नहीं सकती किसी हाइड्रो वो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। को डिफाइन करना चाह रहा हूं। कैसे डिफाइन कर रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? इट इज द स्टडी ऑफ, क्या लिखा जी, ऑल द एलिमेंट्स, देयर कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये लिखिए जी, स्टडी ऑफ क्या? all the elements, their compounds and their reactions, study of all the elements, compounds and their reactions except क्या? organic compounds of carbon या organic reactions of, बल्कि सिंपल organic compounds लिखेंगे तो कवर हो जाएगी बात। तो कार्बन के organic compounds को छोड़, हाँ वो जो आपने कहा ना except के बाद क्या लिखा है? organic compounds of carbon। उस organic compounds of carbon को अंडरलाइन करके क्या लिखते हैं? organic chemistry। वो जो फ्रेज मैंने एक्सेप्ट कराई है, एक्सेप्शनल लिखा है, वो एक्सेप्शनल ऑर्गेनिक है, उसके अलावा बाकी सब इनऑर्गेनिक होता है। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि बाकी सब इनऑर्गेनिक है तो क्या क्या है इनऑर्गेनिक? बाकी सब इनऑर्गेनिक मतलब कौन कौन? कार्बन के कंपाउंड्स को छोड़कर दुनिया में कितने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं? हाँ वैसे कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हजारों लाखों में हैं, उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के कंपाउंड्स भी शायद हजारों नहीं लाखों में तो नहीं होंगे, लेकिन 12 जितने भी हों, मैं उसकी तादाद पढ़ाना मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ आपकी इतला के लिए अर्ज है कि चूंकि मैंने लिखा है एलिमेंट्स भी लिखा है, कंपाउंड्स भी लिखा है, देयर रिएक्शंस भी लिखा है, 3 बातें लिखी है मैंने। तो स्टार्ट कहां से करूं? आई थिंक स्टार्ट करूंगा एलिमेंट से। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड एलिमेंट। बताइए ये एलिमेंट्स कहां होते हैं? फिर एलिमेंट सारे के सारे हमने क्या किए हैं? उनको अरेंज किया है किधर? तो एक काम करें, एलिमेंट के नीचे सबसे पहली बात लिखें, दे आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे लगता है सबसे पहली चीज क्या आ रही है? सबसे पहली चीज, वैसे आपने डेफिनेशन में कहा एलिमेंट्स भी हैं, कंपाउंड्स भी हैं एंड देयर केमिकल रिएक्शंस की अंडरस्टैंडिंग भी है। अब कहना मैं ये चाहता हूं, मैं एक लफ्ज यहां अंडरलाइन कराऊंगा, एक लफ्ज यहां अंडरलाइन कराऊंगा, एक इसको अंडरलाइन करना है, और एक्सेप्ट क्या लिखा था? एक्सेप्शनल तो वो ऑर्गेनिक हो गया। अच्छा उसको छोड़े, एलिमेंट्स के साथ जो मैं आपको बात लिखवाना चाहता हूं वो क्या लिखवाना चाह रहा हूं? प्लीज टेल मी कि एलिमेंट्स का क्या सीन है? एलिमेंट्स आपने किधर अरेंज किए हुए हैं? अरेंज इन पीरियोडिक टेबल किए हुए हैं, ठीक हो गया जी। ये पीरियोडिक टेबल में आपने क्या बनाया हुआ है? सर जी पीरियोडिक टेबल में हमने कुछ बनाए हैं ग्रुप्स, कुछ बने हुए क्या? पीरियड्स। ये जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स की क्या कहानी है? ग्रुप्स कितने हैं जी? ग्रुप्स है 1 से लेकर 18 तक। पीरियड्स कितने हैं? पीरियड्स कितने हैं जी? 1 से लेकर 7 तक। अब अगर आप 1 से 18 के ग्रुप्स को देखें तो मुझे एक बात बताएं, ये जो ओ लेवल में कौन कौन सा ग्रुप पढ़ाया जाता है? खैर मैं ओ लेवल का रेफरेंस नहीं देना चाहता, सॉरी, एएस में कौन कौन सा ग्रुप पढ़ाया जाता है? वहां ग्रुप नंबर 2 पढ़ाते हैं, फिर ग्रुप नंबर 17 पढ़ाते हैं, बाकी ग्रुप 16 का ऑक्सीजन थोड़ा पढ़ा देते हैं, सल्फर पढ़ा देते हैं, ग्रुप 15 का नाइट्रोजन पढ़ा देते हैं, ग्रुप 14 का कार्बो, बाकी ग्रुपों में से एक एक करके कोई एलिमेंट्स पढ़ा देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी तौर पर एज अ फुल फ्लेज ग्रुप आई बिलीव आपने कौन कौन सा पढ़ा है? एक आपने ग्रुप नंबर 2 पढ़ा होगा और एक आपने ग्रुप नंबर 17 पढ़ा होगा। बिल्कुल ठीक है जी। और अगर मैं कहूं जी पीरियड्स के तौर पर पिछले साल कौन सा पीरियड पढ़ा है? हाँ जी,
पिछले साल आपने पीरियड नंबर 3 पढ़ा है और मुझे लगता है इस साल मैं पीरियड नंबर 4 पढ़ाऊंगा। तो लो जनाब साहब, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं ग्रुप्स में मैंने पहला नहीं दूसरा और 17वां हाईलाइट किया। ऐसे दूसरे वाले का नाम बताएंगे मुझे आप ग्रुप का? एल्कली तो पहले वाले को कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या जनाब साहब? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ये 17 वाले को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हैलोजेंस। ठीक हो गया। मुझे लगता है हैलोजेंस में पढ़ा चुका हूं आपको A2 में, AS में तो पढ़ाए A2 में पढ़ाए, पिछले चैप्टर में पढ़ाए। क्या पढ़ाया पिछले चैप्टर में हैलोजेंस का आपको मैंने? उनके ना वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए? उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की मैंने डेटा बुकलेट में से 4 वैल्यूज निकलवा के हाईलाइट कराई थी। क्या हाईलाइट किया आपने? वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब उनका खुद का रिडक्शन का पोटेंशियल था और उनके लिए ऑक्सीडाइजिंग पावर थी, और वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही थी? ऊपर वाले की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा थी, नीचे आते आते उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जा रही थी। खैर बहरहाल दैट्स इट, बाकी तो आपने सारा पीछे पढ़ा हुआ है। हैलोजेंस के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हैं, उनमें से कौन, वैसे मुझे एक बात बताएंगे, हैलोजेंस में से कौन से वाला बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फ्लोरीन और क्लोरीन ग्रुप के टॉप पर हैं, उनका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, इसलिए वो कौन से एजेंट्स कहलाए जाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाए जाते हैं। नीचे वाले जो दो हैं वो पता क्या कहलाए जाते हैं? क्योंकि उनका खुद की रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इतने फेमस नहीं है, उनका उल्टा रिएक्शन चलता है। वो क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स, काफी दफा कहीं ना कहीं आपने एक पोटेशियम आयोडाइड किसी जमाने में पढ़ा होगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। पोटेशियम आयोडाइड किसी जमाने में हमने ओ लेवल में या एएस में पढ़ा है, एज रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है। तो इसका मतलब है हमने दिमाग को क्या समझाया है? ऊपर वाले दो जो हैं फ्लोरीन क्लोरीन एज एन एलिमेंट दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नीचे वाले जो दो हैं एज आइंस, एज हैलाइड आइंस, ब्रोमाइड आयोडाइड, दे आर व्हाट? दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ये टॉपिक मैंने पिछले साल एएस में कवर किया हुआ है। इस साल सिर्फ उनकी वैल्यूज इन दिस वोल्ट्स की टर्म्स में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से वैल्यूज निकाल के हाईलाइट कराई है। स्पेसिफिकेशन में मेंशन है कि करना चाहिए। स्पेसिफिकेशन कहती है कि यार उनका आपने वो रेफरेंस देना है, उनके क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपको पता। तो मेरी तरफ से आपको बेटा जी ग्रुप नंबर 17 तो पूरा मुकम्मल है। ग्रुप नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 2 के बारे में हमने पिछले साल भी पढ़ा है, उसके कुछ रिएक्शंस पढ़े हैं कि जो उनके ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है, तो उनके हाइड्रोक्साइड्स की नेचर क्या होती है, उनके सल्फेट्स क्या होते हैं, उनके कार्बोनेट्स क्या होते हैं, कैसे टूटते हैं। इस साल हमने उनके बारे में क्या पढ़ा है? इस साल हमने उनका ट्रेंड पढ़ा है। मैं बता देता हूँ क्या लिखा है ट्रेंड के साथ। कहता है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन स्पेसिफिकेशन नंबर 1 क्वालिटेटिवली द ट्रेंड इन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स डाउन द ग्रुप। व्हाट हैपेंस टू द ट्रेंड डाउन द ग्रुप? वो ट्रेंड क्या होता है? हाँ जी, इंक्रीज होता है। क्या होता है जनाब साहब? इंक्रीज मतलब क्या इंक्रीज होता है? थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। किस खुशी में इंक्रीज होती है? किस टर्म में? नीचे जाते हुए आयनिक रेडियस ज्यादा हो जाता है। आयनिक रेडियस के ज्यादा होने से जो उसकी वो चार्ज डेंसिटी हो क्या जाती है? कम हो जाती है। चार्ज डेंसिटी कम होने से पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन कम हो जाती है, तो उससे पोलराइजेशन ऑफ द एनाइन वो भी कम हो जाती। नहीं, जब पोलराइज ही नहीं होगा, जब उसकी पोलराइजेशन ही नहीं होती तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब याद हो ना कि कैटाइन उस लार्ज एनाइन को, कार्बोनेट को या नाइट्रेट को पहले से उसने पोलराइज कर दिया हो तो उसको तोड़ना आसान है बॉन्ड को। लेकिन हम नीचे जाते हैं, आयन की क्या होती? आयन का साइज ज्यादा, आयन बड़ा होने से आयन की चार्ज डेंसिटी कम, आयन की चार्ज डेंसिटी कम होने से आयन का क्या बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइन कम, तो पोलराइजेशन ऑफ द लार्ज एनाइन कम, सो उसको तोड़ना मुश्किल। स्ट्रेट अवे यहां से आगे कहते हैं तोड़ना मुश्किल तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर कहते हैं आप क्या करें? डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द वेरिएशन इन द सॉल्युबिलिटी, मतलब दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टाइड सॉल्यूशन एज वेल ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड सल्फेट्स। वो क्या होता है? उसमें भी नीचे जाते हुए ऐसे ही होता है, साइज ज्यादा,
आयनिक चार्ज, आयनिक रेडियस ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी सॉरी आयनिक साइज ज्यादा, चार्ज डेंसिटी कम। चार्ज डेंसिटी कम होने से उसकी वो क्या बोलते हैं हम, वो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम और लैटिस एनर्जी भी कम। तो अब एक केस में पता नहीं कौन सिग्निफिकेंट है तो दूसरे केस में कौन सिग्निफिकेंट है, उस हिसाब से कहानी बना के ठोक दें। किसी को मसला इस बात से? तो ये दो स्पेसिफिकेशंस हैं हमने की हुई हैं, एनर्जेटिक्स के अंदर हमने की हुई हैं। तो मुझे लगता है मेरा ग्रुप नंबर 2 भी कवर है भाई, और हैलोजेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना था वो भी कवर्ड है। ओके, अब चलते हैं पीरियड्स की तरफ। अगर आप पीरियड्स की तरफ जाएं तो पीरियड नंबर 3 तो पिछले साल का है, वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आई थिंक कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको ना पढ़ाई गई हो पीरियड नंबर 3 की। दैट्स ऑल डन। क्या रह गया? पीरियड नंबर 4 रह गया भाई। अब पीरियड नंबर 4 में भी अगर आप गौर करोगे ना, ये मेरा वैसे आज का सिलेबस है, पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 4 अगर किसी के पास पीरियोडिक टेबल है तो बताओगे जी क्या क्या चल रहा है? कैल्शियम नहीं, पोटेशियम से स्टार्ट होता है आई गेस, पोटेशियम से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद कैल्शियम है, फिर उसके बाद स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, फिर वेनेडियम है, फिर क्रोमियम है, फिर मैंगनीज है, फिर आयरन है, फिर क्या है, कोबाल्ट है, फिर निकल है, फिर कॉपर होगा, फिर जिंक होगा, फिर गैलियम होगा, फिर जर्मेनियम होगा, फिर अच्छा चलो खैर जो भी मैंने याद किए हुए हैं। इसमें जो पहला वाला है केफ पोटेशियम पढ़ाना है मुझे। क्यों सर? ग्रुप 1 क्या है? ग्रुप 1 को तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और किसको तो इसको तो हम जानते भी किंग के नाम से हैं, के फॉर किंग, नेपच्यून, लाइकली, कैन, मेक वाला। ठीक है जी, वी नो एवरीथिंग अबाउट पोटेशियम। ठीक है, अगला कौन है? कैल्शियम। उसके बारे में किसी को मसला है? कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 का है सर जी, उसको भी पढ़ा है, ग्रुप नंबर 2 पूरे का पूरा पढ़ लिया है। उसका ऑक्साइड, उसका हाइड्रोक्साइड, उसका नाइट्रेट, उसका सल्फेट, उसका कार्बोनेट, वी नो एवरीथिंग अबाउट ग्रुप। तो लो जी, मैंने ये तो भी नहीं पढ़ाने। स्कैंडियम सुना है कभी? नहीं सुना भी नहीं है सर हमने। यहां से मेरी केमिस्ट्री आज की स्टार्ट होनी है, और स्कैंडियम से जब मैं जाऊंगा ना कि स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, फिर वेनेडियम है, फिर क्रोमियम है, फिर क्या कहते हैं मैंगनीज है, फिर आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर निकल है, फिर कॉपर है, फिर जिंक है। इसको याद करते करते 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। कितने मैंने नाम लिए? 10 नाम लिए हैं शायद। जरा मेरे साथ एक दफा नाम रिपीट करेंगे। स्कैंडियम नहीं, एक सेकेंड, होली होली भाई, अब्सॉर्ब करके नाम लेना। पहला क्या है जी? 2 मिनट में बुलाता हूँ बच्चों। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम नहीं, क्रोमियम के बाद मैंगनीज, मैंगनीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, निकल के बाद नहीं, निकल के बाद कॉपर, कॉपर के बाद 10 नाम लिए जनाब साहब। ठीक है जी, दिस आर 10 एलिमेंट्स। यही पढ़ा लूँ तो बहुत है। इसके बाद गैलियम है तो जर्मेनियम है, खड़े में जाए, मैंने नहीं पढ़ाने। ठीक है जी, आर्सेनिक है कि बिस्मथ है कि जो भी है। ठीक है जी, वो इतने इंपॉर्टेंट पीरियड नंबर 4 में अगर हुए भी तो उनको मैं क्या कह के छोड़ दूंगा। वो ब्रोमीन होगा तो कहूँगा क्लोरीन जैसा है, आर्सेनिक होगा तो कहूँगा ऊपर किस जैसे, फास्फोरस जैसा है, फिर क्या कहते हैं पोलोनियम हुआ तो कहूँगा नहीं, सेलेनियम हुआ तो कहूँगा सल्फर जैसा है, और कौन है भाई जर्मेनियम है तो कहूँगा सिलिकॉन जैसा है, गैलियम है तो कहूँगा एल्यूमिनियम जैसा है। तो उनको तो खड़े में भेजूंगा। लो जी, पीरियड नंबर 4 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अगर हैं तो वो कौन सी वाली हैं जनाब साहब, या कोई नई चीजें हैं तो कौन सी वाली हैं? दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हेलो जी, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैंने एलिमेंट्स पढ़ाने हैं तो आप देख सकते हैं मैंने किन एलिमेंट्स तक अपनी बात पहुंचाई है। मैंने कौन से एलिमेंट्स पढ़ाने जी? ये पढ़ा है, 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 ये लो जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स रह गए हैं, वो पढ़ने थे। और जो इन 10 के बारे में पढ़ाऊंगा वो सब इनके नीचे वालों पर अप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा जी? जैसे आपने पीरियड नंबर 3 क्यों पढ़ा था सर जी, एक दफा पूरा पढ़ लेते हैं, वही नीचे वालों पर अप्लाई होगा। तो अब हम पीरियड नंबर 4 में थे, क्या मिसिंग है? मैंने कहा पहले 2 तो वैसे ही जैसे ऊपर वाले हैं, तो 10 के बाद जिंक के बाद भी जितने हैं वो किस जैसे होंगे? वो अपने ऊपर वाले जैसे होंगे, तो वो क्यों पढ़ाऊं? तो रह क्या गया सर? इनसे ऊपर तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं था। पिछले साल पीरियड नंबर 3 में ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो थे ही नहीं, तो हमने तो उसका जिक्र ही कोई नहीं किया, हालांकि बचपन में किया था। वैसे बचपन में मतलब ओ लेवल में क्या जिक्र किया हमने? होती हैं ये एक कैटलिस्ट के तौर पर ऐड करते हैं, और बड़े हार्ड किस्म के टिपिकल वो सोनोरस टाइप मेटल्स होते हैं। ठीक है जी, ये 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, हमें
कभी नहीं पढ़ाया गया कि वेरिएबल वैलेंसियां हैं तो क्यों हैं। हमें कभी नहीं पढ़ाया गया नीले हैं तो पीले हैं तो क्यों हैं। हमें कभी नहीं पढ़ाया कि इनमें क्या खास बात है कि ये स्पीड तेज कर देते हैं। हमें कभी नहीं पढ़ाया गया यार ये सोडियम वाले सॉफ्ट है तो ये वाले हार्ड क्यों हैं। ये 4 चीजें पढ़ानी है, दैट्स इट। पूरे सिलेबस में 4 बातें समझानी है मैंने आपको कि वेरिएबल वैलेंसियां तो क्यों हैं, नीले हैं तो क्यों हैं, पीले हैं तो क्यों हैं, ठीक है। कैटलिस्ट के तौर पर किसी को तेज करते हैं तो इनमें क्या मसला है, इनको कैसे रिएक्शन को तेज करते हैं, और अगर हार्ड है तो क्यों हार्ड है, दैट्स इट। ये 4 आ गए, काम खत्म। एलिमेंट्स की टॉपिक पे एलिमेंट्स की काम खत्म। हाँ, एक काम रह जाएगा, कंपाउंड्स पढ़ाना है। कंपाउंड्स में क्या पढ़ाना है, आपने कितने कंपाउंड्स पढ़े, आपने पढ़े हैं एसिड्स पढ़े होंगे, बेसिस पढ़ी होंगी, सॉल्ट्स पढ़े होंगे, बस यही पढ़ा आपने भाई। आपने इसके अलावा कोई कंपाउंड नहीं पढ़ा। या तो आपने बॉन्डिंग के हिसाब से पढ़ा होगा आयनिक कोवलेंट डेटिव, या आपने स्टेट्स के हिसाब से पढ़ा होगा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या आपने बहुत हुआ तो एसिड बेस के हिसाब से पढ़ा होगा एसिड है क्या, बेसिक है और सॉल्टेशियस है। हम कंपाउंड्स के बारे में इतना ही जानते हैं। मैं कोई भी आपको कंपाउंड बोलूं मिसाल के तौर पर, इफ आई जस्ट टेल यू देयर इज अ कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, आप कहेंगे सर जी बॉन्डिंग के हिसाब से आयनिक है, स्टेट के हिसाब से सॉलिड है, नेचर के हिसाब से सर जी सॉल्ट है। अनलेस और अनटिल क्या ना करें, एसिड से रिएक्शन ना कर जाए। एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो उस वक्त मेटल कार्बोनेट को कहा जाता है भाई यू आर बिहेविंग एज अ बेस बिकॉज यू आर इन रिएक्शन विद एन, अदरवाइज कहता है भाई मेटल कार्बोनेट हूं, सॉल्ट हूं यार, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो भी है यही पढ़ते हैं आप। अभी एक एक्स्ट्रा मैंने आपको कंपाउंड्स पढ़ाने हैं, और उन कंपाउंड्स का थोड़ा सा ना सीन मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं, सीन अजीब है, नहीं अजीब भी नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्या है उसका सीन, कैसा थोड़ा सा, उसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है जी। कंपाउंड्स का नाम ही क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस। हेलो जी, ये वो वाले कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, इंसानों वाले कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, ये कंपाउंड्स का नाम ही क्या है। कंपाउंड्स या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, आपको पता नहीं केड़े कंपाउंड होंगे। तो एक क्या रह गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उन्हीं के कुछ कंपाउंड हैं। क्या है, उन्हीं के कुछ कंपाउंड हैं, इनको मैं क्या कहूंगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस कहूंगा। ये आ जाएंगे भाई। दूसरी चीज ये पढ़ानी, देयर केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, केड़े रिएक्शंस भाई, आपने वो क्या भाई को 2 पता है, आशा साहब केड़े 2 रिएक्शन पता है आपको, एक सब्स्टिट्यूशन पता और एक डिस्प्लेसमेंट पता, बस। और कोई रिएक्शन पता है? न्यूट्रलाइजेशन, वाह माशाल्लाह, न्यूट्रलाइजेशन जी। और जी जरा सबके सब रिएक्शंस के नाम लेते हैं जी। एक बच्चे ने कहा डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर उसने कहा जी सर वही चीज ऑर्गेनिक में जाके सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, तो हुई तो डिस्प्लेसमेंट ही। फिर किसी ने कहा सर जी एक न्यूट्रलाइजेशन होती है, वो भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था तो मुंह से निकला आपके, अदरवाइज आपको न्यूट्रलाइजेशन भी याद ना थी। रिडॉक्स होती है जी। और जी है डिस्प्रोपोर्शन, है मजा, ये वैसे सुनकर मुझे मजा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। और जनाब कंबशन, ऑर्गेनिक, हाँ जी कंबशन होती है, ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं उसको जी जनाब साहब, है जी। नहीं वो तो आ गई ना, रिडॉक्स में आ गई, फिर तो उसमें रिडॉक्स में तो फिर बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। खैर बहरहाल ठीक है जनाब साहब, हम वो ना मैं आजकल ओ लेवल को पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले उनको मैंने पढ़ाया एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ाया जी, एडिशन पढ़ाया। फिर मैंने उनको पढ़ाया वो डिसॉल्व होने वाला रिएक्शन, डिसोल्यूशन रिएक्शन। फिर उनको मैंने पढ़ाया एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर मैंने अभी उनको पढ़ाना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर मैं उनको पढ़ाऊंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर मैं उनको उसी डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन कहूंगा। फिर मैं उनको पढ़ाऊंगा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, उसी डीकॉम्पोजिशन में थर्मल डीकॉम्पोजिशन, कैटालिटिक डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन, वो सारा सीन आएगा। फिर मैं उनको ले जाऊंगा ऑर्गेनिक के अंदर, वहां जो भी आपके सब्स्टिट्यूशंस हैं कि जो भी हैं, एडिशंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो पता नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जनाब साहब, यही रिएक्शन। यहाँ एक बड़ी स्पेशल किस्म की सब्स्टिट्यूशन है, वो कहता है उसको सब्स्टिट्यूशन भी मत कहना, ठीक है। हम कहते थे ना इनऑर्गेनिक में कहते थे डिस्प्लेसमेंट, ऑर्गेनिक में कहते थे सब्स्टिट्यूशन। यहाँ एक बड़ा स्पेशल रिएक्शन है, उसका नाम है लाइगेंड एक्सचेंज, लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। हेलो जी, दीज आर द 3 न्यू थिंग्स जो आपने एनकाउंटर करनी है। एलिमेंट्स के तौर पर मैंने पढ़ाने हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के तौर पर मैंने पढ़ाने हैं कॉम्प्लेक्सेस, और क्या बोलते हैं रिएक्शंस के तौर पर मैंने पढ़ाना है लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन।
ये 3 जनाब साहब काम है, ये समझ आ गए तो काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, सेक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। करें तो क्या करें, आज जब आप क्लास ख़त्म करके घर पहुंचेंगे तो आपके साथ साथ एक लिंक आप तक पहुंच जाएगा। बराए मेहरबानी उस लिंक को घर जाते साथ ही नाश्ता पानी करके, खाना शाना खा के क्या करें, खोलें, बैठ जाएं, कॉपी खोलें, यहीं से मेरा लेक्चर आगे चल रहा है।